हेलो एवरीवन। तो आज अपनी नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो जो कि कौन सी है, 12वीं शॉर्ट वीडियो है हमारी जीएस के टॉपिक्स की। और आज जो जीएस का टॉपिक है हमारा पॉलिटी का वो है, अभी हमने इससे पहले दो वीडियोज में देखा आज तक के इतिहास में हमारे पार्लियामेंट ने कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए, वो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से थे। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो वर्तमान मोदी गवर्नमेंट है, वर्तमान सरकार है, जो जिसका अभी तक का टर्म 2014 से 2024 तक का है। 2024 में नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस होंगे। तो इन 10 सालों में मोदी की सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की गवर्नमेंट ने कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन कौन से प्रोविजंस किए गए हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और अधिकांश, और यहां से पॉलिटी का क्वेश्चन भी बनता है, इसके अलावा यहां से करंट का क्वेश्चन भी बनता है। और पिछले अगर 1-2 साल के आप एसएससी के एग्जाम देखोगे, दिल्ली पुलिस और सीपीओ के एग्जाम देखोगे, उसमें इन्हीं पिछले 10 साल में हुए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम इस पूरे वीडियो में आज की क्लास में क्या करने जा रहे हैं, जो भी मोदी जी की गवर्नमेंट में अब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए हैं उनके बारे में, उनकी डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो पॉलिटी से कैसे रिलेटेड है, पॉलिटी में उनका क्या प्रोविजन है, उन सबसे संबंधित चीजों को, फैक्ट्स को देखेंगे और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। पहला 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 99वां संविधान संशोधन। 2014 में मोदी जी की जब सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले 99वां संविधान संशोधन किया। और यह संविधान संशोधन किससे संबंधित था? यह संविधान संशोधन ज्युडिशरी से संबंधित था, न्यायपालिका से संबंधित था। क्लियर? किससे संबंधित था भैया? ज्युडिशरी से। देखिए, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल 124 की बात करूं तो आर्टिकल 124 ये कहता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का अपॉइंटमेंट होगा, जो जजेस की नियुक्ति होगी, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ये आर्टिकल 124 किससे संबंधित है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों को अपॉइंटमेंट से, और जिसमें लिखा है भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे। लेकिन इसमें एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी एडवाइस पे। लेकिन ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जो एडवाइस होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, वो एडवाइजरी इन नेचर होगी या बाइंडिंग होगी, मतलब वो माननी जरूरी होगी राष्ट्रपति को या जरूरी नहीं होगी। क्लियर? तो मैं अगर इसका पुराना, अगर इसकी हिस्ट्री मैं आपको बताऊं तो कब तक, 1940 26 जनवरी 1950, आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू होता है। और कब तक? 1993 तक। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस थे, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ने किया, राष्ट्रपति ने किया। लेकिन इस दौरान 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, इसके बाद 1993 तक, इस दौरान जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस थी, जो सलाह थी, उनके कहने पे राष्ट्रपति कर रहे थे, लेकिन ये सलाह एडवाइजरी मानी गई, सलाहकारी मानी गई। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बताते थे कि किसको अपॉइंट करना है, ये राष्ट्रपति माने या ना माने, ये उनके डिस्क्रिशन पे निर्भर था, विवेक पे निर्भर था। राष्ट्रपति मतलब सरकार। तो 26 जनवरी 1950 से जब संविधान लागू होता है, वहां से 1993 तक भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते थे। प्रेसिडेंट मतलब कहने को राष्ट्रपति साइन कर रहे हैं, लेकिन पीछे सरकार ही कर रही है, क्योंकि सरकार की एड एंड एडवाइस पे, सलाह और सहायता पे काम करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कहते थे उनकी सलाह एडवाइजरी नेचर की थी, वो बाइंडिंग नहीं थी, सलाहकारी थी। लेकिन आपने इमरजेंसी जो नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाई गई 1975-76 में, आपको सबको पता है आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर दी गई और वहां पर डायरेक्ट इंटरवेंशन कर दिया इंदिरा गांधी जी ने, किसमें? जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट इंटरवेंशन किया। वो भारत की डेमोक्रेसी के लिए भी काला काल माना जाता है 1975-1976 का जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई, और भारत की जुडिशरी के लिए भी वो काला काल माना जाता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान इंडिपेंडेंट जुडिशरी का प्रोविजन करता है, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रोविजन करता है, और इसमें किसी भी प्रकार का ना तो पार्लियामेंट ना सरकार कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन 1975-1976 जो नेशनल इमरजेंसी का टाइम पीरियड था, उस समय इंदिरा गांधी जी ने मनमाने तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जजों का अपॉइंटमेंट किया, डायरेक्ट इंटरवेंशन किया। इससे क्या हुआ? जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस थी वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई। क्लियर है? तो इससे सीखते हुए हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इससे सीखते हुए इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया, जिससे कल को कोई और सरकार जुडिशरी में इंटरवेंशन ना कर सके। क्लियर? तो एक केस आता है जिसका नाम है सेकंड जजेस केस। फर्स्ट जजेस केस आता है सबसे पहले 1981 में, एसपी गुप्ता केस भी कहते हैं। उसमें इस व्यवस्था को बनाए रखा गया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सेकंड जजेस केस 1993, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, एक डिसीजन दिया और पहली बार एक व्यवस्था दी, किसकी? कोलेजियम। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आज से 1993, इस सेकंड जजेस केस के बाद 1993 से कोलेजियम होगा, और इस केस में जो कोलेजियम था वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का ग्रुप होगा, ये बोला, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे सबसे सीनियर मोस्ट जज, इसके अलावा 2 अदर सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। ये 3 सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो ग्रुप है उसको कोलेजियम बोला जाएगा, और ये प्रेसिडेंट को बताएंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किस जज को अपॉइंट करना है। क्लियर है? और ये जो सलाह होगी इस कोलेजियम की वो बाइंडिंग होगी, माननी ही पड़ेगी। प्रेसिडेंट उसको एक बार रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। अगर कोलेजियम ने दोबारा उस रिकमेंडेशन को भेज दिया, उस नाम को भेज दिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन करना ही पड़ेगा। मतलब अभी तक जो एडवाइजरी थी सलाह, उसको अब क्या बना दिया गया? बाइंडिंग बना दिया गया सेकंड जजेस केस में। और इसके तो सेकंड जजेस केस समझ में आ गया किससे संबंधित था। इसके बाद आता है थर्ड जजेस केस। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें डिसीजन दिया है। थर्ड जजेस केस 1998, थर्ड जजेस केस 1998, जिसमें कोलेजियम का जो 3 मेंबर्स का कोलेजियम था, इस कोलेजियम को और एक्सटेंड कर दिया गया। अब ये 5 मेंबर्स का बना दिया गया। 5 मेंबर्स होंगे सुप्रीम कोर्ट के, 5 सीनियर मोस्ट जज होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस, इनका ग्रुप होगा। ये राष्ट्रपति को बताएंगे किसको अपॉइंट करना है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो ये व्यवस्था जो 1993 में दी कोलेजियम, 1998 में 5 मेंबर्स का कोलेजियम सामने आया, वो व्यवस्था आज भी बनी हुई है। और इस समय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों का अपॉइंटमेंट इस कोलेजियम के कहने पर राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन कोलेजियम जो कहेगा राष्ट्रपति को वो मानना होगा। मैंने बोला केवल एक बार राष्ट्रपति उसको रिव्यू के लिए वापस कोलेजियम को भेज सकते हैं कि भैया इस नाम पर पुनर्विचार करो। अगर वापस उस कोलेजियम ने उसी नाम को वापस रिकमेंड कर दिया, फिर राष्ट्रपति को साइन करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, उस जज को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करना ही पड़ेगा। यह मामला था कोलेजियम का। लेकिन कोलेजियम पे कई बार, कोलेजियम में भी क्या है, कोलेजियम को लेकर कई बार सवाल उठे। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना है कि कोलेजियम सबसे अच्छी व्यवस्था नहीं है, इससे कोई और अच्छी व्यवस्था बनाई जा सकती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद कई बार कहा है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में इस मामले पे बातचीत चल रही है कि कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाल दिया जाए जहां सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस प्रोटेक्टेड हो जाए, प्रोटेक्शन हो जाए उसको, वो जुडिशरी की हमेशा इंडिपेंडेंट बनी रहे। क्लियर है? और इस पे
ऐसी कोई व्यवस्था आए जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसपे किसी भी प्रकार के कोई सवाल ना उठे, आरोप ना लगे। क्लियर? तो होता क्या है, मोदी जी की सरकार 2014 में जब आती है तो वो कहती है कि इस व्यवस्था में चेंजेस लाते हैं, और वो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है और इसके लिए एक एनजेएसी का गठन कर देती है। एनजेएसी, नेशनल, मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि एनजेएसी किसको रिप्लेस करता, ये रिप्लेस करता अगर बन जाता किसको, कोलेजियम को। एनजेएसी किसकी जगह लेता, कोलेजियम की जगह लेता। किसको रिप्लेस करता, कोलेजियम को रिप्लेस करता, जो इस समय 5 मेंबर्स का कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट के लिए नाम भेजता है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। यह गठन किया गया। तो एनजेएसी किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, 99वां संविधान संशोधन 2014 है। लेकिन ये लिखा भी है यहां पे, एनजेएसी किसको रिप्लेस करता, वर्तमान जो कोलेजियम सिस्टम है इसको। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया और इसको खत्म कर दिया, असंवैधानिक बताते हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो केशवानंद भारती केस मैंने डिस्कस किया था। किसी दिन पूरा टॉपिक लेके आएंगे इस पे। चूंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है और एनजेएसी के जरिए सरकार इसमें क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है, मतलब पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो रहा है, राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है। इसीलिए ये जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी को खतरा हो सकता है, इसीलिए उसको क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। कब, 2015 में। मतलब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने बनाया, इसको कानून पास किया, संविधान संशोधन बिल आए, उसको एक्ट बनाया, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो आज भी व्यवस्था क्या है, कोलेजियम की ही व्यवस्था बनी हुई है। क्लियर? तो ये पूरा अमेंडमेंट था। 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन अगले साल ही किया मोदी जी की गवर्नमेंट ने। यह संविधान संशोधन था, भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड एक्सचेंज एग्रीमेंट किया गया था। क्या किया गया था, लैंड एक्सचेंज एग्रीमेंट किया गया था भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी उस समय, जब ये संविधान संशोधन पारित नहीं हुआ था। बहुत एनक्लेव समझते हो, छोटे छोटे गांव जिनको एनक्लेव्स कहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे एनक्लेव्स बांग्लादेश के थे, लेकिन वो इंडिया की टेरिटरी में इस तरीके से आते थे, जबकि उसके चारों ओर इंडियन बाउंड्री है, लेकिन वो एनक्लेव्स किसके हैं, बांग्लादेश के। और बहुत सारे हमारे एनक्लेव्स, छोटे छोटे गांव बांग्लादेश की बाउंड्री में थे। वो गांव हमारे थे, लेकिन तीन ओर से बाउंड्री से किसके गिरते थे, बांग्लादेश से गिरते थे। तो इन एरियाज में, बॉर्डर एरियाज में इस कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए क्या किया गया, भारत और बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश सरकार के बीच में एक लैंड एक्सचेंज एग्रीमेंट होता है। और इस तरीके से ये हमारा जो भूमि विवाद था, इसको हमने खत्म कर लिया, सुलटा दिया, मामले को निपटा दिया। और बांग्लादेश हमारा बहुत अच्छा मित्र है, बहुत अच्छे संबंध है बांग्लादेश के साथ हमारे। तो भारत बांग्लादेश के बीच में लैंड एक्सचेंज एग्रीमेंट होता है। इस एक्सचेंज एग्रीमेंट को मान्यता देता है भारत का पार्लियामेंट 100वां संविधान संशोधन एडॉप्ट करके। और आपको पता है भारत बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो कौन कौन से स्टेट से लगती है, तो एक लगती है किससे, पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, ऊपर मेघालय से, असम में साइड में असम से लगती है, फिर त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। तो ये देखते हैं कि किन राज्यों में ये बाउंड्री को लेकर कॉम्प्लेक्सिटी थी। तो पश्चिम बंगाल में, असम में, त्रिपुरा में और मेघालय में, मिजोरम से संबंधित नहीं है ये। इन 4 राज्यों में लैंड एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किया गया 2015 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगला 101वां संविधान संशोधन होता है 2016 में, सुना होगा, वन नेशन वन इनडायरेक्ट टैक्स, वन इनडायरेक्ट टैक्स। इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ाया भी है, जीएसटी।
एक देश एक अप्रत्यक्ष कर, सारे इनडायरेक्ट टैक्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, जीएसटी में, गुड्स और सर्विस टैक्स। ये भारत का अब तक के हिस्ट्री का, पूरी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हिस्ट्री है हमारी, उसका सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स था, वन नेशन वन इनडायरेक्ट टैक्स। 101वां संविधान संशोधन। इकोनॉमिक्स की जो सीरीज लाए, इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक होगा उसमें हम किसी दिन जीएसटी को डिस्कस करेंगे इसी जीएस सीरीज में। तो जीएसटी का प्रावधान करता है, ये जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी कब लागू हुआ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो जीएसटी आया कब, 101वां संविधान संशोधन आया 2016, जिसके जरिए जीएसटी लाया गया। क्लियर है। जीएसटी लागू कब हुआ, लागू होने की डेट है 1 जुलाई 2017, ये याद रखना है। ज्यादातर लोग जल्दबाजी में 1 अप्रैल 2017 आंसर लगाते हैं, ये हर बार के एग्जाम में पूछा जाता है। जीएसटी आया कब, मतलब जीएसटी से एक क्वेश्चन आपको एसएससी में मिलेगा ही मिलेगा। तो जीएसटी आया 2016 में, जीएसटी को लागू किया गया 1 जुलाई 2017, ना कि 1 अप्रैल 2017। कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017। किन आर्टिकल्स में अमेंडमेंट किया गया, जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे उनमें अमेंडमेंट किया गया था। 248, 249, 250, 268, 270, 271, 286, 366, 368। इनको रटने की जरूरत नहीं है, ये आपसे पूछेगा भी नहीं, मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है कि कौन कौन से आर्टिकल्स में अमेंडमेंट किया गया। चूंकि ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट से जुड़ा हुआ था और स्टेट लिस्ट से जुड़ा हुआ था। टैक्सेशन दोनों लगाती है, भारत सरकार भी लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी लगाती है, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट से संबंधित भी है, समवर्ती सूची से, तो राज्यों से भी संबंधित ये मामला है। इसीलिए आर्टिकल 368 के अंतर्गत ये जो संविधान संशोधन हुआ है, तो मैंने पहले ही बताया संविधान संशोधन क्या होता है, 2 तरीके से। आर्टिकल 368 के अंतर्गत एक है स्पेशल मेजोरिटी, मतलब 2/3 बहुमत, प्रेजेंट एंड वोटेड इन लोकसभा एंड राज्यसभा, और एक है अगर राज्यों से संबंधित है, फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित है, संघीय शासन व्यवस्था से संबंधित है, समवर्ती सूची का कोई विषय है जिसमें केंद्र भी इन्वॉल्व है और राज्य भी इन्वॉल्व हैं, तो फिर मामला होगा क्या, 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटेड इन लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा के 2/3 जो बहुमत होना चाहिए राज्यसभा और लोकसभा में, जो उस दिन सदस्य उपस्थित थे और जिन्होंने वोट किया। साथ ही साथ आधे से ज्यादा राज्य विधानसभा, मोर देन 50%, 50% प्लस मोर देन 50% स्टेट असेंबली के द्वारा वो रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। इस तरीके से ये संविधान संशोधन 101वां क्या हुआ, पास किया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 279 सब क्लॉज ए जोड़ा गया और इसके द्वारा जीएसटी को मॉनिटर करने के लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। जीएसटी किसी दिन टॉपिक डिस्कस करेंगे, टैक्सेशन तो उसमें ये डिस्कस करेंगे। जीएसटी काउंसिल जीएसटी से संबंधित मुद्दों पे निर्णय लेने वाली हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है रिलेटेड टू जीएसटी अफेयर्स। जीएसटी के मामले में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है जीएसटी काउंसिल, जो आर्टिकल 279 सब क्लॉज ए में है। कब बनी, 2016 में बनी। नेक्स्ट, 6ठी और 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची तो आपको पता है 7 शेड्यूल, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट से संबंधित है, उसमें संशोधन किया गया। 6ठी अनुसूची में संशोधन क्यों किया गया, 6ठी अनुसूची आपको पता है 4 राज्यों के शेड्यूल्ड एरिया से संबंधित है, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जो नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य हैं, इसमें जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, जो आरक्षित क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनके ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन से, है ना, स्वायत्त प्रशासन से संबंधित है। तो वहां पे जो टैक्सेशन के मामले थे उससे संबंधित इसमें संशोधन किया गया। अगला 102वां संविधान संशोधन 2018 में होता है और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास था, जो कब बना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में बना, एक एक्ट के द्वारा बना, NCBC एक्ट, पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पास करके बना 1993। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो एक सांविधिक संस्था थी, वैधानिक संस्था थी, पार्लियामेंट के कानून से बनी थी 1993 में। इस NCBC को इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या दे दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। इसको वैधानिक संस्था से संवैधानिक संस्था बनाकर इसकी पावर को बढ़ा दिया गया। क्लियर, जैसे NCST था,
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, जैसे एनसीएससी था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैं। इसी तरीके से इस संविधान संशोधन द्वारा मोदी सरकार ने ओबीसी जो पिछड़े वर्ग हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनके समुदाय के लोगों को आवाज देने के लिए, उनके मुद्दों को सॉल्व करने के लिए एक कमीशन बना दिया। और ये बहुत बड़ा रिफॉर्म्स था मोदी सरकार में ओबीसी के समुदाय के संबंधित लोगों के लिए, उनकी आवाज को मजबूत करने के लिए, उनके मुद्दों को समाधान के लिए, उनके मुद्दों को सामने लाने के लिए, उनके इश्यूज को सामने लाने के लिए और उन्हें सोल्यूशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई जिसका नाम है एनसीबीसी, जो पहले से थी लेकिन वो पहले लीगल बॉडी थी, स्टैट्यूटरी बॉडी थी, कानूनी थी, पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बनी थी, जिसको अब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। आर्टिकल कौन सा? 338B, आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। 338 में क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल 338A में क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। और आर्टिकल 338B में क्या है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो ये आर्टिकल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 342A भी जोड़ा गया, जिसमें ये प्रोविजन किया गया कि प्रेसिडेंट या इस आयोग की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट किसी भी नई जाति को ओबीसी का दर्जा दे सकते हैं। तो ये दो आर्टिकल इससे संबंधित थे। नेक्स्ट 103वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी में क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। आपको पता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन दिया गया। एक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इन्हें 10% का रिजर्वेशन दिया गया सरकार ने गवर्नमेंट जॉब में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एंट्रेंस एग्जाम में प्रवेश के लिए। ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019। इससे पहले अब तक पता था आपको एससी के लिए आरक्षण था कितना? 15%। एसटी के लिए था 7.5%। ओबीसी के लिए था 27%। ये आरक्षण था टोटल। 2019 में 10% रिजर्वेशन किसको दिया गया? ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ये जो सेक्शंस हैं तीनों, ओबीसी, एसटी, एससी, इनको कहा जाता है सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, जिसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। इकोनॉमिक नहीं, सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, जिसको हम पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो सोशली, सामाजिक रूप से और जो एजुकेशनली पिछड़ा था, अब तक उसको आरक्षण था, जिसमें एससी आता था, एसटी आता था, ओबीसी आता था। लेकिन अब इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड क्लास को भी क्या दे दिया गया? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी क्या दे दिया गया? 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। इसके लिए आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) जोड़ा गया। आर्टिकल 15(6) में यह कहा गया सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के साथ साथ इकोनॉमिक रूप से वीकर सेक्शन को भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनली, ये कहा गया। और इसमें 16(6) आपको पता है ये गवर्नमेंट जॉब से संबंधित है। गवर्नमेंट जॉब्स में 10% रिजर्वेशन होगा, किसके लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके लिए 16(6) जोड़ा गया। क्लियर है? ये संविधान संशोधन था 103वां संविधान संशोधन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी लास्ट ईयर क्या किया है? इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करार दे दिया है। मतलब सरकार के डिसीजन को सही मानते हुए इसको मान्यता दे दी है कि ये बिल्कुल सही डिसीजन था। अगला 104वां संविधान संशोधन 2019 में ही होता है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो एंग्लो इंडियंस थे उनके लिए जो आरक्षण था सीट्स का, उसको खत्म कर दिया। लोकसभा में 2 सीटें रिजर्व रखी जाती थी, किसके लिए? एंग्लो इंडियन के लिए। और हर राज्य की 2 सीटें लोकसभा एमपी की होती थी एंग्लो इंडियन के लिए। और हर राज्य विधानसभा में 1 सीट किसके लिए होती थी? एमएलए की, एंग्लो इंडियन के लिए। एंग्लो इंडियन होते क्या है? एंग्लो मतलब अंग्रेजों के टर्म में यूज किया जाता है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। एंग्लो कर्नाटक वॉर है ना, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर।
एंग्लो इंडियन का मतलब होता है एंग्लो यूरोपियन से संबंधित है, अंग्रेजों से संबंधित है। एंग्लो इंडियन ऐसे लोग होते हैं जिनके पिता यूरोपियन हैं और माता भारतीय हैं, उनके जो बच्चे, ध्यान रखना है, एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जिनके पिता यूरोपियन हैं और माता भारतीय हैं, उनके जो पुत्र पुत्री हैं उनको कहा जाता है एंग्लो इंडियन। तो इनको रिजर्वेशन था लोकसभा में और विधानसभा में, 2 सीटें लोकसभा और 1 सीट विधानसभा में। विधानसभा में गवर्नर साहब नॉमिनेट करते थे और लोकसभा में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते थे, जिसको खत्म कर दिया गया क्योंकि अब एंग्लो इंडियन आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं देश में। क्लियर? अगला, इसी संविधान संशोधन के द्वारा अगले 10 वर्षों के लिए, मतलब कब? 2030 तक, लोकसभा और राज्य विधानसभा, मतलब लोकसभा के चुनाव में और स्टेट असेंबलीज में एमएलएज के चुनाव में एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण है उसको विस्तार किया गया। आपको पता है एससी और एसटी के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी है। लोकसभा का जो चुनाव होते हैं तो एससी और एसटी के लिए सीटें रिजर्व की जाती हैं और विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो एमएलएज की सीटें एससी और एसटी के लिए रिजर्व की जाती हैं। इससे पहली बार अंबेडकर साहब ने इसका प्रोविजन कराया था संविधान में, और वो पहली बार जो प्रोविजन था वो 10 साल के लिए था और 10 साल के प्रोविजन के बाद अब इसको लगातार हर 10 साल बाद इसको क्या किया जाता है? एक्सटेंड किया जाता है। तो पिछले बार जब किया गया था तो वो 2020 तक के लिए था, अब 2030 तक के लिए इस संविधान संशोधन द्वारा फिर से इसको क्या किया गया है? एक्सटेंड किया गया है। और एससी और एसटी के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में जो सीट्स होती हैं, चुनाव होते हैं, उनमें उसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है, रिजर्वेशन का प्रोविजन किया। ध्यान रखना है, राज्यसभा में किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं होता है। राज्यसभा में किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं होता है। जो रिजर्वेशन होगा वो लोकसभा में होगा और स्टेट असेंबलीज में होगा। नेक्स्ट, 105वां संविधान संशोधन 2021 में 105वां संविधान संशोधन होता है। और यह संविधान संशोधन होता कब है? इसका बैकग्राउंड था जब मराठा आरक्षण को लेके मामला चल रहा था और जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है मराठा आरक्षण को लेके कि किसी भी कास्ट को SEBC, सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, मतलब जिसमें SC, ST और OBC आते हैं, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग। मैंने बोला इनको अभी तक क्या था? इनको डिसाइड करने का अधिकार था SC और ST। SC के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ST के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और OBC के लिए बनाया गया 2018 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। इन तीनों कमीशन की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते थे? किसी भी कास्ट, मतलब किसी भी जाति को SC, ST या OBC में शामिल करते थे। यह अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास था कि किसी को जाति को SC-BC में शामिल करना है। मराठा आरक्षण के मामले में जब केस गया सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यह अधिकार भारत सरकार के साथ साथ, मतलब राष्ट्रपति के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी है। और इसका प्रोविजन भारत के सरकार ने 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 लाके किया और आर्टिकल 338 भी 342 ए और 366 में संशोधन किया। 342 ए मैं पहले ही कह चुका हूं, इसमें मैंने बोला था OBC जो 2018 में, इसमें भी संशोधन किया गया था। NCBC के कहने पर राष्ट्रपति किसी जाति को OBC का सर्टिफिकेट, मतलब उसमें शामिल करते हैं OBC कैटेगरी में। अब यह अधिकार 150वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? केंद्र के साथ साथ द 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट्स और यूटीज टू आइडेंटिफाई SEBC, सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। मतलब अब केंद्र सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स भी, केंद्र सरकार मतलब केंद्र सरकार के कहने पे राष्ट्रपति और स्टेट गवर्नमेंट्स के कहने पे राज्यपाल, किसी भी जाति को सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में शामिल कर सकते हैं। राज्य सरकारों को भी यह अधिकार दे दिया गया। क्लियर? यह मामला था 105वां संविधान संशोधन
और लेटेस्ट है, आपको सबको पता होगा, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023, जिसका नाम है नारी, जिसमें कानून पास किया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसको एक्ट ना लिख के अधिनियम ही लिखेंगे, सरकार ने इंग्लिश में से अधिनियम ही लिखा है। तो क्वेश्चन पूछेगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है, तो आप कहोगे महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया गया। आज तक की हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया है मोदी जी ने। आज तक के भारत के इतिहास में सबसे बड़ा उदाहरण है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को उनके अधिकार देने के लिए लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में, राज्य की विधानसभाओं में कितना आरक्षण दे दिया, 33%। मतलब ये आरक्षण 2026 में जब दोबारा डिलिमिटेशन होगा तो 2026 के बाद जो लोकसभा के चुनाव होंगे और स्टेट असेंबली, राज्य विधानसभाओं के चुनाव होंगे, उसमें लागू कर दिया जाएगा। 2026 के बाद जो भी चुनाव होंगे, चाहे विधानसभा स्टेट किसी राज्य की विधानसभा के हों, उसमें 33%, कम से कम 33% एमएलए कौन होंगी, महिलाएं होंगी। और अगले 2000 लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 2029 में होंगे, तो अगले 2029 के लोकसभा चुनाव में मिनिमम 33% लोकसभा की एमपी कौन होंगी, महिलाएं होंगी। इससे ज्यादा हो सकती है 33% से, इससे कम नहीं हो सकती। तो ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ा एम्पावरमेंट का कदम था, स्टेप था मोदी जी की गवर्नमेंट का। और आज तक के भारत के इतिहास में सबसे बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट का ये एग्जाम्पल है। अगर आपसे कोई पूछे, 106वां संविधान संशोधन, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में। यह आरक्षण कितने वर्ष के लिए दिया गया है, 15 वर्षों के लिए। 15 वर्षों बाद वापस इस पर विचार किया जाएगा। जिस तरीके से मैंने अभी बताया था, SC ST को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण 10 सालों के लिए दिया गया था और उसके बाद हर 10 साल बाद रिव्यू करके उसको एक्सटेंड किया जाता है। इसी तरीके से ये कितने तक दिया गया है, 15 वर्षों तक दिया गया है। इसके बाद वापस 15 वर्षों बाद दोबारा रिव्यू होकर इसको एक्सटेंड किया जाएगा। इस संविधान संशोधन द्वारा इस आर्टिकल्स में क्या किया गया, संशोधन किया गया। तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे, इसको याद रखना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्लियर है, ये किससे संबंधित है, महिला आरक्षण लोकसभा में और स्टेट असेंबली। ध्यान रखना, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में है, राज्यसभा में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होता है। तो अब लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में किसको आरक्षण हो गया, SC को है, ST को है और महिलाओं को है। SC ST और महिलाओं को अब लोकसभा में आरक्षण होगा और स्टेट असेंबलीज में। इन 3 ग्रुप्स को आरक्षण मिल गया, रिजर्वेशन मिल गया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल गया, किसमें, लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज। क्लियर, राज्य विधानसभाओं के चुनाव में। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा संविधान संशोधन NJAC से संबंधित है। आपको पता है सबसे पहले किया था 2014 में 99वां संविधान संशोधन मोदी जी की सरकार ने, जो कोलेजियम को रिप्लेस करता है, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। GST आपको पता है 101वां संविधान संशोधन 2016, GST लाया गया। भारत का 1 नेशन 1 इनडायरेक्ट टैक्स, भारत का अब तक का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म था GST। भारत बांग्लादेश भूमि समझौता 100वां संविधान संशोधन 2015, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड डिस्प्यूट को खत्म किया गया, लैंड एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किया गया, 100वां संविधान संशोधन 2015। GST काउंसिल का प्रोविजन मैंने पहले ही बताया, आर्टिकल 279 सब क्लॉज ए में GST काउंसिल बनाई गई। और ये GST काउंसिल क्या होगी, आप कहोगे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी रिलेटेड टू GST अफेयर्स। GST के मामलों में सारे डिसीजन ये लेगी। और इसका चेयरमैन कौन होगा, तो इसका चेयरपर्सन होता है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के वित्त मंत्री।
और भारत सरकार की इस समय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी इसकी चेयरपर्सन है। एक वाइस चेयरपर्सन होता है, उपाध्यक्ष होता है, जो कोई भी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ एनी स्टेट होता है, किसी एक राज्य का वित्त मंत्री होता है, जो हर मीटिंग में क्या होता है, हर मीटिंग में हर एक राज्य को मौका दिया जाता है, चेंज होता रहता है अल्फाबेटिकली, और इसके मेंबर्स होते हैं। तो इसके मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इसके सदस्य होते हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ ऑल स्टेट्स, सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसकी मीटिंग में शामिल होते हैं, मेंबर्स के रूप में वोट करते हैं। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ 3 यूटीज, जहां पे सरकारें हैं, विधानसभाएं हैं, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर जहां चुनाव होने हैं, और पुद्दुचेरी। और एक भारत सरकार के MOS फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निर्मला सीतारमण जी के जो सबऑर्डिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके राज्य मंत्री जो हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, वो शामिल होते हैं। ये सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं जीएसटी काउंसिल के बैठक में। एनसीबीसी आपको पता है 2018 जीएसटी के बाद 102वां संविधान संशोधन है ना, 330 आर्टिकल 338 बी, आंसर क्या हो गया 338 बी। आर्टिकल 338 किससे संबंधित है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। आर्टिकल 338 ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, और आर्टिकल 338 बी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। एंग्लो इंडियन डिस्कस कर चुका हूं, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा असेंबलीज को में आरक्षण को खत्म कर दिया गया? एंग्लो इंडियंस के लिए कौन सा था? 104वां संविधान संशोधन 2019। संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) ये दोनों 10% रिजर्वेशन है किसके लिए? EWS के लिए, इसी से संबंधित है। 2019 में लाया गया 103वां संविधान संशोधन। महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% आरक्षण, महिला शक्ति नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन 2023, 33% आरक्षण दिया गया महिलाओं को। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50%? तो वो केस का नाम था, मैं डिस्कस कर लेता हूं पूरा। 1990 में होता क्या है, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, राजीव गांधी जी के बाद कुछ टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, राजीव गांधी जी की सरकार बनी थी, गिर गई थी जब, उसके बाद बीजेपी के सपोर्ट से बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। चुनाव 1990 में चुनाव होने वाला होता है, बीपी सिंह जी मंडल कमीशन, तो यहां पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है मंडल कमीशन किससे संबंधित है? मंडल आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। ये मंडल आयोग 1979 में बनाया था, जनता पार्टी की सरकार जो बनी थी, मोरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर थे। और इस मंडल कमीशन किससे संबंधित था? ओबीसी को रिजर्वेशन से संबंधित, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दिया जाए, इससे संबंधित था। तो इस कमीशन ने जो सिफारिश दी थी, जो बना था 1979 में, इसने जो सिफारिश दी थी, इसने सिफारिश दी कि कितना परसेंट? 27% रिजर्वेशन दे दिया जाए, किसको? ओबीसी को। किसने बोला था? ये मंडल कमीशन ने। और इस मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किसने किया? मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को किसने लागू किया? बीपी सिंह की सरकार ने लागू किया, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने लागू किया। और ओबीसी को कितना आरक्षण दे दिया? 27% आरक्षण दे दिया। यह आरक्षण चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और वो केस का नाम है इंदिरा साहनी केस। मैं डेट लिख दे रहा हूं 1992। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देता है 1992 में। इंदिरा साहनी केस 1992, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आप कहोगे ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित ये केस है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस ओबीसी रिजर्वेशन जो दिया बीपी सिंह की सरकार ने 27% ओबीसी को, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करार दे दिया, मान्यता दे दी। क्लियर है? और इसी केस में 50% की
कट ऑफ लिमिट लगा दी रिजर्वेशन की, कि मैक्सिमम रिजर्वेशन कितना दिया जा सकता है, 50%, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप देखोगे ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन देने से पहले 15% था एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए और ओबीसी के लिए 27%, कुल मिला के 49.5% था, 49.5%। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और दिया गया, टोटल कितना हो गया, 59.5%, जो 50% से ज्यादा है। हालांकि जब ये ईडब्ल्यूएस को 103 में संविधान संशोधन 2019 द्वारा ये रिजर्वेशन दिया गया, इसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में दिए गए अपने ही फैसले को पलट दिया, 50% कट ऑफ डेट को, कट ऑफ लिमिट को कैंसिल कर दिया और 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को क्या दे दी, मान्यता दे दी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड करार दे दिया। तो इस समय आरक्षण कितना हो गया है, 59.5% टोटल आरक्षण है, 10% ईडब्ल्यूएस को मिलाकर। 99वां संविधान संशोधन एनजेसी का गठन किया गया। इसमें कितने सदस्य हैं, ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 6 मेंबर्स का कमीशन था। मैं यहां पे स्ट्रक्चर इसका बता दे रहा हूं क्योंकि ये 2015 में निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके चेयरपर्सन होते, इसकी अध्यक्षता कौन करते अगर ये बनता तो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश, 2 सीनियर जजेज होते इसके अलावा ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, इसमें 3 हो गए। लॉ मिनिस्टर भारत के कानून मंत्री होते इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस समय कौन है, अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, राजस्थान से जो आते हैं। इसके अलावा 2 एमिनेंट ज्यूरिस्ट, प्रसिद्ध न्यायविद, प्रसिद्ध वकील, विधिवेत्ता, न्यायविद या विधिवेत्ता, वकील कहते हैं, भारत के प्रसिद्ध वकील होते। ये 6 लोग इसके सदस्य होते, ये मिलकर डिसीजन करते कौन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा। और इन 2 लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें अपॉइंट करते, किसके कहने पर, इन 2 लोगों के लिए एक कमेटी बनी थी, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ये 3 लोग मिलकर तय करते कि ये 2 कौन होंगे इसमें। इस कमेटी के कहने पे प्रधानमंत्री इन 2 लोगों को इस एनजेसी में ले आता, सॉरी राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के कहने पर वो 2 मेंबर इस एनजेसी में आ जाते, कुल मिला के 6 हो जाते। राष्ट्रपति इन 2 मेंबर को एनजेसी में अपॉइंट कर देते, कुल मिला के इसमें 6 मेंबर हो जाते। इस संविधान संशोधन द्वारा एससी और एसटी के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षण 10% 10 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019। क्लियर। तो ये हमने अब तक सारे क्वेश्चंस जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लेटेस्ट थे पिछले 10 साल के उससे बन सकते थे उनको डिस्कस कर लिया। क्लियर। तो ये हमारा पूरा वीडियो था जो किससे संबंधित था, लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पिछले 10 साल में मोदी जी की गवर्नमेंट में हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे। तो इसको हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को और सारे फैक्ट्स को, सारे क्वेश्चंस को यहां पे देख लिया है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस हमारी वीडियोस को, जीएस सीरीज की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। एसएससी से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको अपने आप को अपडेट रखना है तो हमारे चैनल आरबी रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन को ज्वाइन करिए। हमारे जो भी लेटेस्ट बैचेस चल रहे हैं आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए उनसे आप जुड़ सकते हैं। ये सारे इनिशिएटिव्स आपको हमारे आरबी के चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ऑफिसर्स बैच हमारा चल रहा है, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। क्या क्या चीजें इसमें कवर की जाएंगी यहां पे आप देख सकते हैं, इसको क्या क्या बेनिफिट्स आपको इस बैच में मिलेंगे। इसके अलावा टारगेटेड मैथ बैच, सेपरेट बैच भी इसमें अलग से द्रोणाचार्य बैच चल रहा है इसके लिए। इसके बारे में आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके और
के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो ई बुक्स हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी को प्रोवाइड कराते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो हमारे चैनल को, आरबी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन रहे और हम आपको इसी तरीके से जीएस की इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियोस के साथ आपके सामने आते रहें और आपको अवेयर करते रहें, आपको एग्जाम के लिए और अच्छे से तैयारी करवाते रहें। जय हिंद दोस्तों, ख्याल रखिए अपना।